सुप्रभात बच्चों। हमने पढ़ा आदर्श गैस समीकरण एवं वास्तविक गैसों के लिए वान डेर वाल्स संशोधन तथा वान डेर वाल्स समीकरण, जो था P प्लस ए बाई भी स्क्वायर इंटू भी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। P प्लस ए बाई भी स्क्वायर दाब में संशोधन था और V माइनस बी आयतन में संशोधन था। आज हम देखेंगे क्रांतिक घटना तथा गैसों का द्रवीकरण। गैसों के क्रांतिक स्थिरांक क्या है? जब भी गैसों के दाब बढ़ाते हैं तो उनके अणु पास पास आ जाते हैं और उनके पास आने से उनका द्रवीकरण संभव हो जाता है। ताप कम करने पर भी यह क्रिया होती है, क्योंकि ताप घटाने पर गैस अणुओं की गतिज ऊर्जाएं घटती हैं और उस स्थिति में वो एक दूसरे के समीप आते हैं, जिससे उनका द्रवीकरण संभव है। उन्नीस 1869 में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पर भिन्न भिन्न ताप पर दाब एवं आयतन में समतापी रेखाओं का अध्ययन करके गैसों के द्रवीकरण का अध्ययन किया गया और एंड्रयूज नामक वैज्ञानिक ने यह स्पष्ट किया कि एक निश्चित ताप तक ही गैस का दाब बढ़ाने से गैस का द्रवीकरण संभव है। इसलिए वह ताप जिसके नीचे दाब वृद्धि से गैस द्रवित हो जाती है और जिसके ऊपर वह किसी भी दाब पर द्रवित नहीं होती है, चाहे दाब कितना भी क्यों न बढ़ा दिया जाए, उसे क्रांतिक ताप कहते हैं। मतलब ऐसा ताप जिसके नीचे ही केवल दाब बढ़ाने पर गैस से द्रव में परिवर्तन संभव है, क्रांतिक ताप कहलाता है। ठीक है ना। उसके ऊपर दाब बढ़ाएंगे तो कोई द्रवीकरण नहीं होगा। क्रांतिक ताप को व्यक्त करते हैं TC बराबर 8C8A/27 RB। सबको पता है A और B वान डेर वाल्स नियतांक है और R गैस नियतांक है। क्रांतिक ताप पर किसी गैस के द्रवीकरण के लिए आवश्यक दाब को उस गैस का क्रांतिक ताप कहते हैं। अर्थात वह ताप जिस पर किसी गैस के 1 मोल द्वारा ग्रहण किए गए आयतन को उस गैस का क्रांतिक आयतन कहते हैं। अब कुछ सामान्य गैसों के लिए क्रांतिक ताप या क्रांतिक स्थिरांक दिया हुआ है। ये क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब और क्रांतिक आयतन तीनों। हीलियम के लिए 5.2, 2.26 और 57.9। ताप को डिग्री केल्विन में, दाब को वायुमंडल में और आयतन को घन सेंटीमीटर में
व्यक्त किया गया है। हाइड्रोजन के लिए 33, 12.8, 65.5। नाइट्रोजन के लिए 126.2, 33.5 और 90.1। ऑक्सीजन को 154.8, 50.1, 78.2। मीथेन के लिए 190.6, 45.6, 98.7। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 304.2, 72.8 और 94। अमोनिया के लिए 405, 111.5 और 72.2। क्लोरीन के लिए 407.1, 76.1 और 123.8। सल्फर डाइऑक्साइड के लिए 430.3, 77.7 और 122.3। ये कुछ गैसों के क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब और क्रांतिक आयतन। जैसा कि हमने अभी बताया है, क्रांतिक ताप पर दाब और आयतन क्या है। क्रांतिक ताप पर किसी गैस के द्रवीकरण के लिए आवश्यक दाब को उसका क्रांतिक दाब कहते हैं। इसको लिखते हैं पीसी से, और ये बराबर होता है A/27 RB²। और क्रांतिक ताप तथा क्रांतिक दाब पर किसी गैस के एक मोल द्वारा ग्रहण किए गए आयतन को उसका क्रांतिक आयतन कहते हैं, और ये Vc बराबर 3B होता है। गैस के क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब और क्रांतिक आयतन को सामूहिक रूप से क्रांतिक स्थिरांक कहा जाता है, और इसे क्रांतिक स्थिरांक पर गैस का जो संपीड्यता गुणांक Z बराबर होगा PCVc/RTC, या 27 RB गुणे A गुणे 3B/R × 8A गुणे 27B², या Z बराबर 3/8 गुणे 1, या ये हो जाएगा RTC/PCVc बराबर 3/8 गुणे RT/PB। आदर्श गैस के लिए RT/PB बराबर 1। Z संपीड्यता गुणांक है। TC बराबर 8A/27 RB से स्पष्ट है कि किसी गैस का A का मान जितना अधिक होगा, क्रांतिक ताप उतना ही अधिक होगा और वह उतनी ही आसानी से द्रवित होगा। अब हम कार्बन डाइऑक्साइड के लिए PV का समतापी वक्र देखते हैं। एंड्रयूज ने कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए विभिन्न तापों पर ताप आयतन संबंधों का अध्ययन किया। किसी निश्चित ताप पर गैस के विभिन्न दाबों तथा आयतन के मध्य एक ग्राफ खींचा गया, जिसे PV समतापी वक्र कहा जाता है। अब हम देखते हैं शून्य डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर देखें, ये पहला वाला ये पहला वक्र है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, जैसे जैसे दाब बढ़ता है, यहाँ से यहाँ तक लेकर के यह गैस है। यह जो अवस्था है यहाँ से यहाँ तक की, यह गैस और द्रव दोनों का है। और जैसे जैसे दाब और बढ़ता है तो यह पूरा का पूरा आप देखिए यह द्रव अवस्था है। इसको मिटाते हैं, फिर देखते हैं 21 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 21 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ा दिया तो हमको अब दाब और बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ से देखिए ये
अब ये अवस्था यहाँ तक आ गई, यहाँ तक गैस है। इसके बाद ये छोटी सी अवस्था है जो द्रव है, गैस और द्रव दोनों है। इसके बाद ये द्रव है। फिर इसको हटाते हैं, फिर देखते हैं 31 डिग्री सेंटीग्रेड पर। यहाँ पे यह देखिए, ये यहाँ तक गैस है और इसके बाद इस बिंदु के बाद फिर ये द्रव में चली गई। लेकिन अब इस ताप के ऊपर चाहे दाब हम कितना भी बढ़ा रहे हैं, यह पूरी की पूरी गैस ही है। अर्थात इस बिंदु के ऊपर यह क्रांतिक आयतन है और यह क्रांतिक दाब है। और ये 50 डिग्री जो है, यह इसका क्रांतिक ताप है। इस 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, 50 डिग्री नहीं बल्कि 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके ऊपर हम कितना भी दाब बढ़ा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड द्रवित नहीं हो पा रही है। तो यह जो 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड कार्बन डाइऑक्साइड के लिए है, यह कहलाएगा क्रांतिक ताप। और इस पर जो दाब है, यह जो दाब है Pc, यह कहलाएगा क्रांतिक दाब। और यह जो आयतन है Vc, यह आयतन कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्रांतिक आयतन कहलाएगा। अब इस ताप, दाब और आयतन के पश्चात कितना भी दाब बढ़ा लें, यह गैस द्रवित नहीं होगी। इसलिए क्रांतिक ताप वह ताप है जिसके ऊपर किसी भी गैस को कितना भी दाब लगावें, वो द्रवित नहीं होगी। अब आते हैं गैसों का द्रवीकरण। क्रांतिक ताप से नीचे उचित दाब का उपयोग करके गैसों को द्रव में परिवर्तित कर सकते हैं। शीतलन करने के लिए फैराडे ने हिम मिश्रण का प्रयोग किया था तथा इनकी सहायता से -30 डिग्री सेंटीग्रेड तक गैसों को ठंडा किया गया था। इसके लिए उन्होंने 2-3 विधियों का उपयोग किया था, जिसमें पहली विधि जूल थॉमसन की और दूसरी विधि थी क्लाउडे विधि। जूल थॉमसन की जो विधि थी, उसमें क्या था, अत्यंत संपीड़ित या दबाई गई गैस को रुद्धोष्ण परिस्थितियों में किसी सरंध्र अवरोध के द्वारा उच्च दाब के क्षेत्र से निम्न दाब के क्षेत्र में प्रवाहित किया जाता है। तो गैस के रुद्धोष्ण प्रसार या फैलाव के फलस्वरूप गैस के ताप में जो परिवर्तन होता है, उसको कहते हैं जूल थॉमसन प्रभाव। होता क्या है कि जब उच्च दाब से निम्न दाब के क्षेत्र की तरफ गैस का फैलाव होता है, आप देखो इसमें गैस संपीड़ित है और इसको एक पतले छिद्र के द्वारा बाहर फेंका जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि इसके गैस का फैलाव हो रहा है। तो उस स्थिति में क्या होगा
यदि रुद्धोष्म प्रसार हो रहा हो तो उस स्थिति में देखिए आप P1 इज ग्रेटर देन P2 और T1 इज लोअर देन T2, तब डेल T बाई डेल P इज इक्वल टू T2 माइनस T1 बटे P2 माइनस P1, ये निगेटिव होता है। यदि रुद्धोष्म प्रसार के फलस्वरूप ताप में कमी होती है तो उसे धनात्मक जूल थॉम्सन प्रभाव या शीतलन प्रभाव कहते हैं। अर्थात P1 इज ग्रेटर देन P2 और T1 इज ग्रेटर देन T2, तब ये डेल T बाई डेल P पॉजिटिव आता है। रुद्धोष्म प्रसार में दाबांतर जितना अधिक होगा तापांतर उतना ही अधिक होगा और जूल थॉम्सन गुणांक के द्वारा जूल थॉम्सन प्रभाव के गणितीय स्वरूप को व्यक्त कर सकते हैं। म्यू जेटी इज इक्वल टू डेल टी बाई डेल पी, ये कांस्टेंट एंथैल्पी पे है। प्रत्येक गैस निश्चित ताप से कम ताप पर जूल थॉम्सन प्रभाव में शीतल हो जाती है, जबकि जूल थॉम्सन प्रसार इस ताप की उच्च ताप पर कराया जाए तो ताप में वृद्धि होती है। यह ताप व्युत्क्रम ताप कहलाता है। Ti इज इक्वल टू 2A बटे R इंटू बी। हाइड्रोजन तथा हीलियम के लिए Ti के मान क्रमशः -80 डिग्री और -240 डिग्री। आदर्श गैस के लिए म्यू जेटी इज इक्वल टू 0। किसी वास्तविक गैस का रुद्धोष्म प्रसार होने पर उसकी आंतरिक ऊर्जा में कमी हो जाती है, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा का एक भाग गैसीय अणुओं के मध्य आकर्षण बलों के प्रति कार्य में प्रयोग हो जाता है। आंतरिक ऊर्जा में होने वाली यह कमी तापक्रम में कमी के रूप में प्रकट हो जाती है, जिससे निकाय का ताप गिर जाता है। इस प्रकार के प्रसार में गैस द्वारा किए गए कार्य के तुल्य आंतरिक ऊर्जा घट जाती है। इस प्रभाव को गैसों के द्रवीकरण में इसका उपयोग करते हैं। अब यांत्रिक कार्य निहित रुद्धोष्म प्रसार। यदि किसी यांत्रिक कार्य के द्वारा गैस का रुद्धोष्म प्रसार करते हैं तो गतिज ऊर्जा में कमी होती है और जिसके फलस्वरूप उस गैस के ताप में कमी आ जाती है। द्रवीकरण के लिए लिंडे और क्लाउडे विधि का उपयोग करते हैं। इस लिंडे विधि को देखें अगर, तो इसमें क्या है, यहाँ से वायु प्रवाहित करते हैं और इसको संपीड़ित करते हैं। संपीड़ित करने के बाद इसको यहाँ ठंडा करते हैं और पुनः इसका यहाँ द्रवीकरण करा लेते हैं। संपीड़ित करते हैं, ताप भी क्रांतिक ताप के बराबर रखने के लिए रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड रखते हैं। जो गैस द्रवित नहीं हुई है वो पुनः यहाँ कंप्रेसर में आ जाती है, पुनः संपीड़ित होती है, यहाँ ताप उसका मेंटेन करते हैं और पुनः ये द्रवित हो जाती है। तो यह है लिंडे विधि। दूसरी है क्लाउडे विधि। इस क्लाउडे विधि में भी देखो, यहाँ से प्योर हवा यहाँ से भरते हैं और इसको ले जाते हैं फिर रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड में, इसमें से प्रवाहित करते हैं तो यह पुनः क्या होती है, द्रवित हो जाती है।
जो अद्रवित गैसें हैं इनको यहाँ ले आके पुनः यहाँ भी एक कंप्रेसर लगा हुआ है। इस कंप्रेसर से यहाँ एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर से इसको कंप्रेस करते हैं और पुनः इस जेट में ले आते हैं जो द्रवित हो जाती है। तो विधियाँ दोनों एक ही हैं, केवल इनके स्वरूप का अंतर है। तो ये था गैसों का द्रवीकरण और इन गैसों के द्रवीकरण में जूल थॉमसन प्रभाव का महत्व। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।